हेलो। नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज हम अपना वर्णमाला स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम अपना पिछला रिवीजन करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था भारतीय भाषा का विकास। तो भारतीय भाषा का विकास हमारा संस्कृत भाषा से हुआ था। संस्कृत भाषा, अगर आपसे पूछे हिंदी भाषा का क्रम, हिंदी भाषा के विकास का क्रम, तो सबसे पहले हमारी संस्कृत आई। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्रकृत, प्रकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी का विकास हुआ। सभी साथ बोलो चलो। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्रकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद हिंदी का विकास हुआ। क्रम पूछा जाता है ये। अगर आपसे पूछता है कि जो महावीर के उपदेश है वो किस भाषा में है, तो महावीर के जितने भी उपदेश हुए वो हमारी प्रकृत भाषा में है। उसके बाद आपसे पूछे अगर कि प्रथम प्रकृत भाषा, तो उसको हम पाली बोलेंगे। पाली भाषा हमारे जितने भी बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई है वो सारे पाली भाषा में की गई है। इसके बाद आ जाते हैं हम भाषा परिवार। तो विश्व में तो कुल 13 भाषा परिवार थे, लेकिन हमारे भारत में कुल 4 भाषा परिवार हैं। सबसे पहले हमारा है भारोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिक परिवार, चौथा है हमारा चीनी तिब्बती परिवार। उसके बाद अगर आपसे पूछ, सबसे पहले तो पहली बात तो सबसे पहले इसको भारोपी परिवार की भाषाओं का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और सबसे कम हमारा चीनी तिब्बती। अगर आपसे पूछते हैं कि हिंदी हमारी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी हमारी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। उसके बाद आ जाता है हमारे भारतीय आर्य भाषाएं। तो हमारी कुल 3 आर्य भाषाएं हैं। पहली है प्राचीन, दूसरी मध्य, तीसरी आधुनिक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को हमने 2 भागों में विभाजित कर रखा है। पहला है वैदिक, दूसरा है लौकिक। वैदिक में हमने वेदों की रचना की है, लौकिक में हमने रामायण महाभारत की रचना की है। वेद हमारे कुल 4 होते हैं। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल, 1028 सूक्तियां हैं। उसके बाद हमारे यजुर्वेद में कर्मकांडों का वर्णन किया गया है, सामवेद में गायन, और उसके बाद अथर्ववेद में हमारा जादू टोना और रीति रिवाजों का वर्णन है। इसके बाद आ जाते हैं हम भारतीय भाषाओं का। अगर पूछ ले किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, उनमें से अब तक कुल 22 भाषाएं जोड़ी जा चुकी हैं। नहीं, सॉरी, भारतीय भाषाओं का उल्लेख हमारे 8वीं अनुसूची में मिलता है। उसमें मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, उनमें हमने संशोधन करके और भाषाएं जोड़ दी हैं, तो कुल हमारी 22 भाषाएं हो गई हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले अपभ्रंश का, अपभ्रंश जो हमारे अपभ्रंश वाल्मीकि, सॉरी, अपभ्रंश का अगर आपसे पूछता है वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो स्वयंभू को कहते हैं। स्वयंभू जो थे वो हमारे जैन परंपरा के एक महान कवि हुआ करते थे। उनकी एक बहुत रचना फेमस है, पयुम चर्यू। ठीक है, आ जाते हैं फिर इसके बाद विश्व हिंदी दिवस अगर आपसे पूछता है तो 10 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद बस इतना ही पढ़ा था ना हम लोगों ने। चलो इसके बाद हम अपना नया चैप्टर डालेंगे, वर्णमाला। आज से हम वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। भाई रिवीजन करते रहिए जिससे भूलो नहीं। और जिसको पढ़ना हो वो हमारे यहाँ आके ऑफलाइन भी पढ़ सकता है। ठीक है, चलो डालिए वर्णमाला। वर्णमाला में जो हमारा वर्ड शब्द है, वर्ड जो हमारा होता है वो भाषा की
सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। लेकिन वर्णमाला अगर आपसे पूछते हैं वर्णमाला क्या है, तो जो हमारा वर्णमाला है वो हमारा वर्डों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वो अपने क्रम में अगर लगा हुआ है तो हम वर्णमाला कहेंगे, लेकिन अगर ये इधर उधर अक्षर हैं तो उसको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। जैसे अगर आपसे जो हमारा वर्ड होता है वो एक अक्षर मतलब एक अक्षर ही होता है एक तरह से, और जो हमारा कई सारे वर्ड मिलते हैं, कई सारे वर्ड मिलके हमारे एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो जो हमारे वर्ड होते हैं उनका खंडन नहीं करते हैं, उनका खंडन कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे बताओ? ये हमारा वर्ड लिखा हुआ है, इसका हम खंडन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन जब कई सारे वर्ड मिलेंगे तो एक शब्द का निर्माण करेंगे। इन शब्दों को तो हम खंडन कर सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जैसे आ प्लस माँ प्लस ना, तो शब्दों को हम तोड़ सकते हैं लेकिन वर्डों को तोड़ा नहीं जा सकता, ये अखंड होते हैं, ठीक है। तो हमारे वर्ड जो हमारा वर्ड होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई हमारा पूरा वाक्य होता है। पहले बनता है हमारा वर्ड, वर्ड के बाद बनेगा शब्द, शब्द से बनता है हमारा वाक्य। जब कई सारे मतलब शब्द आएंगे तो हम एक वर्ड वाक्य का निर्माण कर देंगे। वर्णमाला हमारा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो जो हमारे स्वर होते हैं वो हिंदी में कुल 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13। और जो हमारे व्यंजन है वो कुल 35 व्यंजन होते हैं, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और हमारे 2 द्विगुण व्यंजन आते हैं। गिन लो इनको, व्यंजन हमारे कुल 35 होते हैं, इनको गिनो। 25, 4 29, 29 और 4 33, 33 प्लस 2 हमारे 35, ठीक है। तो जो हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं 13 जो आते हैं स्वर, उनमें हमारा छोटा आ शामिल है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आएगा। ऋषि ऋषि हमारी संस्कृत में इसको नहीं रखा गया है। ऋषि ऋषि के बाद हमारा आएगा ए, फिर आएगा ऐ, उसके बाद ओ, औ, अंग, आहा। गिन लो कितने 13 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जो हमारे स्वर होते हैं वो 13 होते हैं और व्यंजन हमारे कुल 35 होते हैं। इनमें से 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन किनको हम कहते हैं? स्पर्श व्यंजन हमारे जो होते हैं वो का से लेके मा तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन में हमारे आएंगे 25 स्पर्श व्यंजन। डालो स्पर्श व्यंजन, इसमें हमारा आएगा का वर्ग, उसके बाद चा वर्ग, उसके बाद आएगा टा वर्ग, टा के बाद आएगा ता वर्ग, इसके बाद आएगा हमारा पा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग में कुल 5 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 5। का, खा, गा, घा, ऐसे करके इनमें प्रत्येक वर्ग में 5 5 आएंगे तो कुल हमारे कितने हो जाएंगे? 25 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। चा वर्ग में क्या आएगा? चा, छा, जा, झा, ड़ा। उसके बाद टा में आएगा टा, ठा, डा, ढा, इया। और ता में हमारा आएगा ता, था, दा, धा, ना। पा में हमारा आएगा पा, फा, बा, भा, मा। ये हमारे कुल 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। फिर उसके बाद आएगा हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने? 4 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद हमारे हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 होगी हमारे ऊष्म व्यंजन।
तो जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है उसमें हमारे आ जाएंगे या, रा, ला, वा। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हमारा आएगा शा। ऊष्म व्यंजन में हमारा आ जाएगा शा, 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 हा। अरे ठीक है, उस व्यंजन के बाद हमारा आता है द्विगुण व्यंजन। तो जो हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं उसमें एक आता है हमारा डा और दूसरा आता है ढा। ठीक है, ये हमारा डा और ढा आते हैं द्विगुण व्यंजन, इसी को हम कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो वर्णमाला जो हमारा है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई भाषा। भाषा की उत्पत्ति हमारे भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। कई सारे वर्ड मिलके हम एक शब्द का निर्माण करते हैं। वर्ड जो होते हैं वो हमारे अखंड होते हैं, इनका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, ना इन्हें हम तोड़ सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। और जो हमारे वर्ड होते, जो हमारे शब्द होते हैं, शब्दों का खंडन किया जा सकता है, इनको हम तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा वर्णमाला होते हैं, इसके बाद आते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर, उसके बाद आता है व्यंजन। तो हिंदी में कुल 13 स्वर होते हैं, जिसके अंतर्गत आ से लेके अह तक आता है, और हमारे 35 व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन के अंतर्गत हमारे 25 स्पर्श व्यंजन आते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन आते हैं, उसके बाद हमारे चार चार हमारे ऊष्म आएंगे, और 2 हमारे द्विगुण व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे जो 25 होते हैं उसमें हमारे का से लेके मा तक आता है, और हमारा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसमें हमारे या, रा, ला, वा आता है। उसके बाद हमारा ऊष्म व्यंजन हो जाता है, तो शा, 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 हा आता है। उस व्यंजन के बाद हमारा द्विगुण व्यंजन, तो डा, ढा, इसी को हम उच्छिप्त भी बोलते हैं। तो ये हमारे ऐसे 25 हो जाते हैं। ठीक है, और हिंदी में कुल अगर वर्णमाला की संख्या पूछी जाए तो 52 होती है। ठीक है, जबकि ये हम उच्चारण के आधार पर अगर करेंगे तो इसमें कुल 45 वर्ड होते हैं, जबकि लेखन के आधार पर इसमें 52 वर्ड आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर। तो स्वरों को भेद। चलो हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण जो है वो हमने कुल 5 प्रकार से किया हुआ है। पहला हमारा आता है उच्चारण या मात्रा के आधार पे। दूसरा हमारा आता है जीभ के आधार पे। उसके बाद आता है हमारा मुख के आधार पे। मुख के बाद ओठों के आधार पे। ओठ के आधार के बाद आएगा हमारा नाक और मुख से हवा निकलने के आधार पे। तो स्वरों का वर्गीकरण हमने कुल कितने प्रकार से किया हुआ है? 5। पहला आता है उच्चारण, उच्चारण या मात्रा के आधार पे। दूसरा है जीभ के आधार पे। तीसरा है हमारा मुख, मुख के आधार पे। उसके बाद आएगा ओठों के आधार पे। फिर आता है हमारा नाक और मुख से हवा निकलने के आधार पे। तो पहला हमारा स्वरों का वर्गीकरण कुल 5 प्रकार से है। पहला हमारा उच्चारण है। सबसे पहले किसी चीज का हम उच्चारण ही तो करते हैं ना, उच्चारण करेंगे, फिर ये देखेंगे जीभ कैसे चल रही है उसकी। जीभ के बाद हम ओठ देखेंगे, ओठों के बाद सॉरी जीभ के बाद हम उसका मुख देखेंगे, मुख के बाद कि वो कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, कैसे अपना मुख चला रहा है। मुख के बाद हम ओठों को देखेंगे, ओठों के बाद हम उसके नाक और मुख से कैसे हवा निकल रही है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के बाद हमारा आता है जीभ, तो जीभ के आधार पे। जीभ के बाद अब आएगा हमारा मुख, तो मुख के आधार पे। मुख के बाद हम ओठ कैसे चला रहे हैं ये देखेंगे, ओठों के आधार पे। उसके बाद आ जाता है हमारा नाक और मुख से हवा निकलने के आधार पे। याद हो गया होगा? नहीं हुआ है?
याद करवाएंगे बाद में। तो पहले हमारा आता है उच्चारण या मात्रा के आधार पे। उच्चारण या मात्रा के आधार पे स्वरों को हमने कुल 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला आता है हमारा दीर्घ स्वर, दूसरा आएगा हर्ष, तीसरा आएगा प्लुत स्वर। जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं, स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे ज्यादा जिसमें समय लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। इनको खींच के बोले जाते हैं, वर्ड में थोड़ा समय लगता है बोलने में। तो इनको बोल के देते हैं पहले आ, ई, ऊ, क्योंकि दीर्घ वर्ड है ना। उसके बाद आता है हमारा हर्ष। हर्ष में सबसे कम समय लगता है, आ, ई, ऊ। इसको तुम खींच के नहीं बोलेंगे, वो हमारा दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद आता है प्लुत। प्लुत में आप अगर कहीं आपको विकल्प में दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा वर्ड प्लुत है, तो जिसमें ये बना रहेगा, ये चिन्ह, ये हम उसी को हम टिक करेंगे, वही हमारा प्लुत होता है। तो प्लुत का शाइन जो होता है वो हमारा इस तरह से होता है। प्लुत को बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ये हमारा होता है हर्ष में एक मात्रा समय, दीर्घ हमारा द्विमात्रिक समय होता है, और जो प्लुत होता है वो त्रिमात्रिक समय होता है। इसको बोल इन वर्ड हर्ष स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ का उससे ज्यादा, और जो प्लुत होता है वो सबसे ज्यादा समय लेता है। जैसे राम, श्याम, सीता, रीता, गीता, संध्या, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारा जीभ के आधार पे। तो जीभ के आधार पे हमने स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला आता है हमारा स्वर, पहला हमारा आएगा अग्रभाग, जीभ के आगे का भाग, अग्रभाग। उसके बाद आएगा मध्य भाग, और सबसे लास्ट में आएगा हमारा पश्च भाग। अग्रभाग में हम उन वर्डों को रखेंगे, हम बोल के देखेंगे। जैसे हमारा आ को हम कहाँ से बोल रहे हैं, आ, अंदर से आवाज आ रही है ना, आप बोल के देखिए। आ हमारा मध्य में आएगा। उसके बाद दीर्घ आ, देखो आ सबसे नीचे से आ रहा है ना। फिर ऊ, ऊ, ओ, औ, समय लगता है ना, तो उसको हम पश्चिम में रखेंगे। और ई, ई, ए, ए, इन सबको आगे के भाग मतलब आप बोल के देखिए, हलचल जो होती है वो अग्रभाग में होती है। तो इन वर्डों को हमने अग्रभाग में रखा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा मुख के आधार पे। तो स्वरों को हमने मुख के आधार पर कुल 4 भागों में विभाजित कर रखा है। पहला हमारा आता है विव्रत, दूसरा आता है अर्धविव्रत, तीसरा आता है अर्धसंवृत, चौथा आएगा संवृत। विव्रत में हमारे वो विव्रत का जो हमारा अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है मुंह खुलना, मतलब खुलना कोई चीज का, तो मुंह खुलना। तो विव्रत में हम उन वर्णों का उच्चारण करते हैं जिनका उच्चारण करने पर हमारा मुख पूरी तरह से खुलता है। जैसे विव्रत में हमारा आएगा दीर्घ आ, इसको बोल के देखो आप, पूरा मुंह खुलेगा आ, तो हमारा दीर्घ आएगा। और जो हमारा अर्ध विव्रत, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा खुलता हो, उसको हम बोलेंगे अर्धविव्रत। अर्धविव्रत में हमारे आएंगे हर्ष आ, ए, ओ, आ। उसके बाद हमारा आता है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत का मतलब, अर्ध मीन्स आधा, और समृत का मतलब होता है बंद। तो जिसमें आधा मुंह खुलता हो उनको हम अर्धसंवृत में रखेंगे। इसके अंतर्गत आएंगे हमारे ए, ओ, बोल के देखो ए कहीं पूरा खुल रहा है, ए, ओ, ओ में पूरा खुलता नहीं, खुल रहा है ना, लेकिन हम आ को बोलेंगे आ, मुंह बकता है ना डब्बा जैसा। समृद्ध, जो हमारा समृद्ध मतलब मुंह खुलता ही ना हो, जैसे है बस वैसे वहीं पे हिल डुल लेंगे। ई, ऊ, ठीक है, दीर्घ ई, दीर्घ हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष ऊ, और दीर्घ ऊ को रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा ओठों के आधार पे। तो ओठों के आधार पे हमने स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला है हमारा वृत्ताकार, वृत्ता मतलब गोल, जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख गोल हो जाता है, उनको हम, उन स्वरों को हम वृत्ताकार में रखेंगे। और दूसरा आता है हमारा अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार में हम उन स्वरों का
उन स्वरों को रखेंगे जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा खुलता हो। आप बोलिए, वृत्ताकार में हमारा आएगा ऊ। ऊ को आप जरा बोल के देखो। ऊ, ओ, औ। पूरी तरह से मुंह गोल हो रहा है। जो अर्धवृत्ताकार होते हैं उसमें जरा बोलिए, आ, ई, है। पूरा खुल रहा है, नहीं खुल रहा है? तो वृत्ताकार में हम ऊ, हर्षी ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ को रखेंगे। उसके बाद हमारा वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार में हम आ, दीर्घ ई, दीर्घ ई, ए को रखेंगे। ठीक है। फिर आ जाता है नाक और मुख के आधार पे। तो इसमें हमने दो प्रकार से बांटा हुआ है। पहला हमारा है अनुनासिक। अनुनासिक वो वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण करते समय अ, हवा हमारे नाक और मुंह दोनों से निकलती हो। इनका अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो जितने वर्डों में हम ऊपर चांद आपने देखा होगा लगभग, तो डॉक्टर, तो जितने भी वर्ड होंगे चाहे ऊपर चांद लगा होगा वो सारे वर्ड हमारे अनुनासिक होंगे। इनका उच्चारण हम नाक और मुंह दोनों से मतलब दोनों से हवा निकलती है करेंगे। जो हमारे निर्नुनासिक होते हैं, निर्नुनासिक का उच्चारण करते समय हवा केवल हमारे मुख से निकलती है। उनको हम निर्नुनासिक में रखेंगे। जैसे हमारा आ, दीर्घा, ई, ये सारे वर्ड जो हमारे हैं वो निर्नुनासिक में आएंगे। ठीक है। तो हम इसको याद कर लेते हैं। पहला है स्वरों का वर्गीकरण हमने कितने प्रकार से किया हुआ है? 5। पहला, सबसे पहले हम किसी चीज का उच्चारण करेंगे। फिर उच्चारण के बाद देखेंगे जीभ कैसे चल रही है। जीभ के बाद हमारा मुख आता है। मुख के बाद हमारे ओठ आते हैं। ओठ के बाद हम नाक और मुख से हवा कैसे निकालते हैं। तो चलो जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम क्लास को विराम देंगे। बाकी हम व्यंजन जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला हमारा क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। फिर फिर आता है हमारा वर्णमाला दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे कुल 13 होते हैं, व्यंजन हमारे कुल 52 व्यंजन हमारे कुल 35 होते हैं। फिर स्वरों का वर्गीकरण हमने कुल 5 प्रकार से किया हुआ है। पहला है हमारा उच्चारण के आधार पे, दूसरा हमने किया जीभ के आधार पे, फिर किया मुख के आधार पे, मुख के बाद हमने ओठ के आधार पे, और पांचवा हमने किया नाक और मुख से हवा निकलने के आधार पे। जिसमें से हमने देखा मात्रा के आधार पर हमने 3 भागों में विभाजित किया। पहला है हर्ष, दीर्घ, प्लुत। उसके बाद आता है जीभ। तो जीभ के आधार पर हमने देखा उसमें भी हमने 3 भागों में विभाजित किया। पहला अग्र, दूसरा मध्य, तीसरा पश्च। फिर उसके बाद आते हैं मुख के आधार पे। मुख के आधार पे हमने स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला हमारा आता है विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, संवृत। जिसमें विवृत का अर्थ होता है पूरा मुख खुलना। ठीक है। और संवृत का अर्थ होता है बंद। ओठ के आधार पे देखा हमने। ओठ के आधारों में 2 प्रकार से देखा, एक वृत्ताकार, दूसरा अर्धवृत्ताकार। वृत्ताकार हमारे वो वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरी तरह से गोल हो जाता है, उसे हम वृत्ताकार वर्डों में रखेंगे। फिर अर्धवृत्ताकार, जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा खुलता हो। उसके बाद आता है नाक और मुख के आधार पे। तो उससे हमने 2 भागों में विभाजित किया। पहला अनुनासिक, दूसरा है निर्नुनासिक। अनुनासिक में वो वर्ड आएंगे जिनका उच्चारण करते समय हमारे नाक और मुख दोनों से हवा निकलेगी। जो हमारे चांद बिंदु वाले जितने भी शब्द होंगे वो हमारे अनुनासिक में आएंगे। उसके बाद आता है हमारा निर्नुनासिक। तो निर्नुनासिक में वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा जो हवा है वो केवल नाक से निकलती हो, केवल मुख से निकलती हो, उसे हम निर्नुनासिक में रखेंगे। निर्नुनासिक में हमारा आ, ई, उ, औ, का, खा, गा, ये सारे हमारे निर्नुनासिक में ही आएंगे। इसमें केवल यही जो चांद बिंदु होते हैं वही आएंगे। ठीक है। तो यह हो ही गया होगा, नहीं हुआ है तो कल कराएंगे। इसके बाद हम व्यंजनों का कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज पढ़ेंगे।